आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रिज़वान ख़ान। और आज सुबह-सुबह जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुत बुरी ख़बर सुनने को मिली हम सबको। दिलीप कुमार साहब हम सब के चहीते आज हम सबको अलविदा कह गए। वाक़ई ये एक ऐसी ख़बर है जिसको सुनने के बाद दिल रो पड़ा, क्योंकि दिलीप साहब सिर्फ़ एक एक्टर नहीं, हम उनको सिर्फ़ एक अदाकार की नज़रिए से नहीं बल्कि एक अपने पसंदीदा ऐसे शख़्स की नज़र में, एक ऐसे आइडियल की नज़र से देखते थे जिसको हम फॉलो करते थे, जिसको हम इतना मानते थे, जिसको हम इतना पसंद करते थे। तो जब कोई ऐसा शख़्स जाता है तो दिल टूट जाता है। और आज हम सब के साथ जो दिलीप कुमार साहब के चाहने वाले हैं, उन सब के साथ ऐसा हुआ। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके गुनाहों को बख्शे, उनकी क़ब्र के अज़ाब को बख्श दे और उन्हें जन्नत में आला मक़ाम अता करे। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप सब यही दुआ करें दिलीप कुमार साहब के लिए, अब आने वाले वक्त तक, जब तक भी आप सब हयात हैं, क्योंकि अब सिर्फ़ दुआ ही उन्हें काम आएंगी। मैं आपके साथ दिलीप कुमार साहब की कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहता हूँ जो शायद आपको नहीं पता होंगी। दिलीप कुमार साहब को अपनी पहली फ़िल्म कैसे मिली, किस तरह से उन्हें ये मौका मिला, आप सभी जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिस शख़्स का, जिसका फैमिली बैकग्राउंड कभी फ़िल्मी दुनिया का नहीं रहा, कभी किसी ने फ़िल्म नहीं देखी, कभी किसी को ये नहीं पता होता था कि एक्टर क्या होते हैं। बस उस दौर में तो उनको नाटक कंपनी में काम करने वाला या भांड के तौर पर नाम उनका लिया जाता था, ये समझा जाता था। और उसी ख़ानदान में एक ऐसा शख़्स निकला, फ़िल्मी दुनिया में आया, जिसने ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में अपनी अदाकारी से लोगों को दीवाना कर दिया। दिलीप कुमार साहब की एक्टिंग को देखकर आगे चलकर कई तो बड़े बड़े एक्टर बन गए। ये कमाल था दिलीप कुमार साहब की अदाकारी का। दिलीप कुमार साहब को कभी ख्वाब भी नहीं आया था, या उन्होंने कभी ख्वाब ख़याल में नहीं सोचा था कि वो कभी फ़िल्मी दुनिया में आएंगे या फ़िल्मों में काम करेंगे। बहुत काबिल थे, पढ़े लिखे थे, मुंबई में रहते थे। वालिद साहब उनके फलों के ताजिर थे। बहुत लोगों को ये बात नहीं पता, कई सारे ऐसे किस्से शेयर हैं, किए गए हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि दिलीप कुमार साहब जो हैं वो ये काम करते थे, वो काम करते थे, वहाँ रहते थे, उनको कैसे पहली फ़िल्म मिली। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बाकायदा जो सायरा बानो जी के साथ मिलकर उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफ़ी लिखी थी, उसमें दिलीप कुमार साहब ने ख़ुद शेयर किया था ये किस्सा। वो मुंबई में अपना घर छोड़कर, वालिद साहब के साथ कुछ अनबन उनकी हो गई थी, तो वो पुणे चले गए थे। पुणे जाकर उन्होंने नौकरी की तलाश की, तो उन्हें आर्मी कैंटीन में एक काम मिला। आर्मी कैंटीन भी थी, क्लब भी था, जहाँ पर अंग्रेज़ जो थे वो शाम को बैडमिंटन खेलने या वॉलीबॉल खेलने या इस तरह के स्पोर्ट्स के लिए आते थे, या अपना लेजर टाइम उनका होता था, स्विमिंग के लिए आते थे। तो वहाँ पर उनको काम मिल गया, क्योंकि पढ़े लिखे थे, अंग्रेज़ी बहुत अच्छी थी दिलीप कुमार साहब की। वहाँ उन्होंने काम करना शुरू किया। एक दिन हुआ यूँ कि जो मैनेजर थे वो परेशानी में आ गए, क्योंकि शाम को ऐसा होता था, जब ये अंग्रेज़ आते थे, बड़े बड़े अधिकारी आते थे, ये शाम को कुछ स्नैक्स वगैरह भी लेते थे। इनको खाने का इंतज़ाम किया जाता था क्लब की तरफ से। तो जो शेफ़ थे उस दिन आए नहीं थे। अब जो मैनेजर थे वो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने दिलीप कुमार साहब से कहा कि अब क्या किया जाए। दिलीप कुमार साहब ने कहा कि अगर आप कहें तो मैं सैंडविच बहुत अच्छे बना लेता हूँ, मैं सैंडविच बना देता हूँ आज, और ये सब खा के इनको बहुत पसंद आएंगे। अब मैनेजर के पास कोई ऑप्शन नहीं था। दिलीप कुमार साहब ने सैंडविचेस बनाकर शाम को उनको खिलाया, और वो इतने पसंद आए, जितने भी अधिकारी आए थे, कि उन्होंने कहा अब हमें ये रोज़ चाहिए। अब मैनेजर ने कहा दिलीप कुमार साहब से कि अब आपको ये रोज़ बनाने पड़ेंगे। दिलीप कुमार साहब को एक काम मिल गया था एक और, उन्होंने अपना ही बिज़नेस शुरू कर लिया। अब आर्मी क्लब में जो कैंटीन था, वहाँ पर ये सैंडविच बनाकर बेचने लगे। इनकी अच्छी कमाई होने लगी। काफ़ी वक्त दिलीप साहब ने वहाँ गुजारा। फिर ईद का मौका था तो अपने घर लौटे मुंबई लौटे। 5,000 रुपये इन्होंने कमा लिए थे, उस दौर में बहुत बड़ी बात थी, और आकर अपनी वालदा के हाथ में रख दिए। वालदा बहुत खुश हुई, लेकिन उसके बाद वालदा ने इजाज़त नहीं दी दिलीप कुमार साहब को कि वो घर छोड़कर फिर से जाएं। तो दिलीप कुमार साहब वहीं रह गए। अब उन्हें काम की तलाश थी। वो नहीं चाहते थे कि वो अपने वालिद का फलों का काम करें। कोई दिलचस्पी नहीं थी दिलीप साहब को उनको इस काम में। तो ऐसे ही किसी काम की तलाश में वो एक बार कहीं जा रहे थे, तो चर्च गेट स्टेशन पर पहुँचे। लोकल ट्रेन से सफ़र करते थे उस दौर में, आज भी करते हैं मुंबई में लोग। तो चर्च गेट स्टेशन पर दिलीप साहब खड़े थे, और वहाँ पर उनको उनके एक फ़ैमिली फ्रेंड जो डॉक्टर मसानी थे,
वो दिखाई पड़े। बातचीत हुई, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। दिलीप साहब ने कहा कि मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ। तो डॉक्टर मसानी थे, उन्होंने कहा कि मैं भी मलाड जा रहा हूँ। मलाड के पास बॉम्बे टॉकीज़ का स्टूडियो था, वहाँ पर वो देविका रानी जी से मिलने जा रहे थे किसी काम से। उन्होंने दिलीप साहब से कहा कि अगर तुम खाली हो तो मेरे साथ चलो, और वहाँ हो सकता है कि तुम्हें बॉम्बे टॉकीज़ में कुछ काम मिल जाए। अब दिलीप कुमार साहब खाली थे, उन्होंने कहा कि ठीक है चलते हैं। दिलीप साहब उनके साथ बॉम्बे टॉकीज़ के स्टूडियोज़ चले गए। अब देविका रानी जी से जब मुलाकात हुई, देविका रानी जी तो दिलीप कुमार साहब को देखकर हैरान रह गईं। दिलीप कुमार साहब नौजवान, खूबसूरत और गोरे चिट्टे माशाल्लाह। वो इतनी हैरान हुई कि उसी वक्त दिलीप कुमार साहब को उन्होंने कहा कि तुम मेरे लिए काम करोगे। अब दिलीप कुमार साहब ने उनसे पूछा क्या काम है। उन्होंने कहा फ़िल्मों में। दिलीप कुमार साहब ने इनकार कर दिया क्योंकि उनको फ़िल्मों में काम करना नहीं आता था, उनको एक्टिंग की ABCD नहीं पता थी। हालांकि उन्होंने उनको पैसे भी ऑफ़र किए, 1250 रुपये। अब आप ये सोचिए कि दिलीप कुमार साहब को 1250 रुपये उस वक्त दिए जा रहे थे जब जो एक्टर्स काम करते थे उनको 200, 250, 300 रुपये मिलते थे ज़्यादा से ज़्यादा। राज कपूर साहब थे, उनको 300 रुपये मिलते थे फिल्म में काम करने के। दिलीप कुमार साहब को कोई तजुर्बा नहीं, उसके बावजूद उन्हें 1250 रुपये का उन्होंने ऑफ़र किया। दिलीप कुमार साहब ने कहा कि मैं सोच के बताऊंगा। चले गए, काफ़ी दिन हो गए। दिलीप कुमार साहब को ये लगता रहा कि वो 1250 रुपये जो बात की थी उन्होंने, वो साल भर के पैसों की बात की थी, यानी 1 साल की सैलरी की बात की थी। एक दिन डॉक्टर मसानी साहब से उनकी दोबारा बात हुई, मुलाकात हुई, तो डॉक्टर मसानी साहब से पूछा कि वो जो 1250 रुपये की बात की थी वो साल की थी क्या, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो उस वजह से ज्वाइन नहीं कर रहे बॉम्बे टॉकीज़। तो डॉक्टर मसानी ने कहा कि नहीं, वो 1250 नहीं, वो साल की नहीं, वो महीने की थी, यानी 1 महीने की तनख्वाह आपको वो दे रही थी 1250 रुपये। दिलीप कुमार साहब हैरान हो गए जानकर कि 1 महीने की तनख्वाह 1250 रुपये, ये बहुत बड़ी रकम थी उस दौर की। उन्होंने उसी वक्त कहा कि मैं मिलना चाहूँगा और मैं उनको हाँ करूँगा। वो फिर से उनको ले गए देविका रानी जी के पास बॉम्बे टॉकीज़। देविका रानी जी ने उनको एग्रीमेंट, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया और कहा कि तुम बॉम्बे टॉकीज़ के लिए ही काम करोगे, और जब मैं फ़िल्म लॉन्च करूँगी तो तुम्हें मौका दूँगी, जब तक तुम स्टूडियोज़ में काम देखो, सीखो कि कैसे एक्टिंग होती है, कैसे काम होता है। दिलीप कुमार साहब ने सीखना शुरू कर दिया। वहाँ उनकी मुलाकात हुई अशोक कुमार साहब से, क्योंकि अशोक कुमार साहब उस वक्त बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़े एक्टर थे बॉम्बे टॉकीज़ के, और अशोक कुमार साहब को अपना गुरु वो उन्होंने बना लिया। अब वो अशोक कुमार साहब को देखते रहते स्टूडियोज़ में रोज़ाना जाके कि किस तरह से वो एक्टिंग कर रहे हैं, उनसे एक्टिंग की टिप्स लेते रहते, क्योंकि दिलीप साहब बिल्कुल ब्लैंक थे, कोरा कागज़ थे, उनको कुछ नहीं पता था। दिलीप कुमार साहब को लेकिन बहुत इंटेलिजेंट थे वो, उनको पता था कि अगर मुझे इस फील्ड में आना है तो मुझे हर बारीक काम सीखना पड़ेगा। उन्होंने सारा काम सीखा, एक्टिंग के सारे गुण सीखे, यहाँ तक कि दिन भर बॉम्बे स्टूडियोज़ में, बॉम्बे टॉकीज़ के स्टूडियोज़ में वो एक्टिंग सीखते, देखते अशोक कुमार साहब को, और फिर दोपहर को निकल के 3 बजे वो मिनर्वा टॉकीज़ जो था बॉम्बे में, वहाँ पर जाकर फ़िल्म देखते टिकट ख़रीद के, और उसी फ़िल्म को दोबारा देखते 3 से 6 के बाद 6 से 9 भी। उसकी वजह ये थी कि 3 से 6 जब वो देखते थे तो उसको फ़िल्म के नज़रिए से देखते थे कि फ़िल्में कैसे बनती हैं, क्या काम होता है, और जब उसी फ़िल्म को दोबारा 6 से 9 देखते थे तो वो एक्टिंग के नज़रिए से देखते थे कि एक्टर ने इसमें किस तरह की एक्टिंग की है, क्या किया है, क्या बारीकियाँ हैं, किस तरह से डायलॉग डिलीवरी है, ये तमाम बारीकियों पर वो नज़र रखते। अब आप सोचिए कि इस तरह का एक्टर कौन होगा जो इस तरह का काम करता है कि एक ही फ़िल्म को 6 घंटे तक देखे। लेकिन मैंने कहा कि दिलीप साहब बहुत इंटेलिजेंट थे और इसीलिए उन्होंने इतनी कामयाबी हासिल की थी। अब बहुत वक्त गुजर गया, 3-4 महीने बाद तकरीबन दिलीप कुमार साहब को एक फ़िल्म ऑफ़र की गई देविका रानी जी ने, ज्वार भाटा। ये 1944 की बात है, और दिलीप कुमार साहब को जब ये फ़िल्म मिली तो दिलीप कुमार साहब उस वक्त भी घबरा रहे थे, क्योंकि पहली फ़िल्म थी, काम कभी नहीं किया था, हालांकि सीख लिया था बहुत कुछ, लेकिन प्रैक्टिकल करने में बिल्कुल अलग मामला होता है। दिलीप कुमार साहब को फ़िल्म तो मिल गई, अब बात थी दिलीप कुमार साहब का जो नाम था यूसुफ़ खान, उसको बदलने की। देविका रानी ने कहा कि आप अपना नाम बदल लीजिए, क्योंकि दिलीप कुमार माफ़ कीजिएगा, यूसुफ़ खान जो है ये लोग पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे अशोक कुमार साहब का उस वक्त बहुत बड़ा क्रेज़ था, तो कुमार इस तरह से कुछ रख लीजिए। 3 नाम तजवीज़ किए गए थे, यानी देविका रानी जी ने उनको 3 नाम दिए थे और कहा कि इसमें से कोई एक नाम सोच लो। कुछ वक्त बीत गया, दिलीप कुमार साहब घबरा रहे थे कि अगर मेरा नाम बदल दिया गया तो मेरे वालिद साहब मुझे बहुत डांटेंगे और मुझे बहुत चिल्लाएंगे और कहेंगे कि ये फील्ड छोड़ दो, क्योंकि अब तक दिलीप कुमार साहब के घर वालों को नहीं पता था कि वो फ़िल्मों में काम कर रहे हैं या उनको पहली फ़िल्म ऑफ़र हुई है। उन्होंने कुछ नहीं बताया था अपने घर पे, बस बताया था कि मैं एक नौकरी कर रहा हूँ जहाँ मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं। अब अचानक एक दिन दिलीप कुमार साहब ने अखबार में एक इश्तिहार देखा, एक ऐड आया ज्वार भाटा की फ़िल्म का। देविका रानी जी ने लॉन्च किया था वो ऐड, और उसमें
इंट्रोड्यूसिंग दिलीप कुमार, यानी इनका नाम दिलीप कुमार रख दिया गया था, इनको पता ही नहीं था। इनके घर पे वो अखबार था, इन्होंने वो अखबार छुपा लिया, किसी को नहीं दिखाया, ना अपने वालिद साहब को। ये डर गए कि कहीं वालिद साहब को पता चल गया तो वो मुझे बहुत ज़्यादा डांटेंगे और कहेंगे कि ये फ़िल्मी दुनिया छोड़ दो, क्योंकि अच्छा काम नहीं समझा जाता था उस वक्त इसको। लेकिन दिलीप कुमार साहब का नाम दिलीप कुमार साहब पड़ा, उनको ये फ़िल्म मिली ज्वार भाटा, 1944 में काम करना शुरू किया। अब पहला जो सीन था पहले दिन का, आप कमाल देखिए दिलीप कुमार साहब का, नादानी कह लीजिए या क्योंकि फ़िल्मी दुनिया की बारीकियाँ नहीं पता थी, एक्टिंग नहीं पता थी। पहला सीन उनका ये था कि हीरोइन जो है वो ख़ुदकुशी करने भागती है, कुएँ में कूदने जाती है अपनी जान देने के लिए, और दिलीप कुमार साहब हीरो होते हैं, इनको उसको भागकर पकड़ना होता है, बचाना होता है। अब सब कुछ सीन रेडी था, दिलीप कुमार साहब से डायरेक्टर साहब ने कहा कि आप भाग कर जाएंगे, उनको पकड़ लेंगे, उनके हाथ पकड़ेंगे, उनको झंझोड़ेंगे, कहेंगे कि तुम ये क्या कर रही हो। दिलीप कुमार साहब को सीन समझ आया। अब जब एक्शन कहा गया, दिलीप कुमार साहब इतनी तेज़ी से भागे कि वो कैमरे की जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स थे उसको समझ नहीं पाए। वो इतनी तेज़ी से भागे कि वो कैमरे के फ्रेम से आउट हो गए, और डायरेक्टर साहब ने कट कहा। उन्होंने कहा कि आप इतना तेज़ क्यों भाग रहे हैं, आप आराम से भागिए, क्योंकि आप कैमरे से बाहर जा रहे हैं, कैमरा आपको फॉलो नहीं कर पा रहा है, आपको आराम से भागना है, धीरे धीरे भागना है। 3-4 बार ऐसा हो गया, रिटेक्स हो गए। दिलीप कुमार साहब भी परेशान, डायरेक्टर साहब भी परेशान, वो कहने लगे कि इनको शायद एक्टिंग नहीं आ रही। अब उन्होंने दिलीप कुमार साहब को डांट लगाई। दिलीप कुमार साहब ने कहा कि अरे भाई आप एक बात समझिए कि जब कोई ख़ुदकुशी कर रही है तो कोई उसको आराम से भाग के पकड़ेगा, बचाएगा, या बहुत तेज़ी से भागेगा। तो डायरेक्टर साहब खूब हंसे। उन्होंने कहा कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कैमरा जो है ये आपको फॉलो नहीं कर पा रहा, आपको कैमरे के हिसाब से काम करना है। तब दिलीप कुमार साहब को बात समझ आई, उन्होंने वैसे ही किया जैसे डायरेक्टर साहब ने कहा। फिर जाकर जब उन्होंने हीरोइन के जो बाजू हैं उनको पकड़ा, वो इतनी कस के पकड़ लिया घबराहट के मारे कि जब वो सीन कट हुआ तो उनके पूरे हाथ काफ़ी देर तक दर्द हुए हीरोइन के। उन्होंने उनसे फिर माफ़ी भी मांगी। तो इस तरह से शुरुआत हुई दिलीप कुमार साहब की। काफ़ी सालों तक उन्होंने काम किया। फिर उनको 1947 में शहीद फिल्म मिली, शहीद के बाद अंदाज़। तो 3-4 सालों में तो वो बहुत बारीकियाँ सीख चुके थे, कई फिल्म कर चुके थे। उसके बाद तो उन्होंने ऐसा कमाल किया कि कुछ कहना ही ऐसा है कि सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। दिलीप कुमार साहब की तारीफ़ में अगर कुछ कहा जाए तो हम सब जानते हैं, उसको बयां करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ़िल्में उन्होंने एक से एक की। हालांकि 65 फ़िल्में की हैं उन्होंने अपने करियर में, लेकिन वो सारी की सारी एक से एक लाजवाब फ़िल्में रही हैं। और दिलीप कुमार साहब के चाहने वाले दुनिया भर में मौजूद हैं। उनकी एक्टिंग की बदौलत, उनकी एक्टिंग को ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में सराहा गया। बहुत सारे उनके किस्से हैं फ़िल्मों से जुड़े हुए कि किस तरह से वो अपने एक सीन को जब फ़िल्माना होता था तो कितनी मेहनत किया करते थे। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते थे कि आप जानेंगे तो किसी और दिन आपको बताएंगे कि देवदास फ़िल्म का एक सीन था जब उनके वालिद साहब का देहांत हो जाता है, उनको घर जाना होता है, एकदम आंखें सूजी हुई, हल्की सी दाढ़ी बड़ी हुई। तो उस सीन को करने के लिए उन्होंने रात को, जब एक दिन पहले पैकअप हुआ, सबको घर भेज दिया था। वो रात भर स्टूडियो में रुके रहते, जागे थे। उन्होंने डायरेक्टर साहब से कहा कि मैं रात भर जागूंगा, स्टूडियो में प्रैक्टिस करूंगा, रिहर्सल्स करूंगा, इसलिए कि जब मैं सो जाऊंगा तो मैं फ़्रेश उठूंगा सुबह, और अगर मुझे सुबह ये सीन करना है कि अपने वालिद की मैयत में जाना है तो मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मैं रात भर रोया हूँ, तो आंखें मेरी सूजी भी होनी चाहिए। तो वो सीन करने के लिए वो रात भर जागे थे और उन्होंने रिहर्सल्स की थी। तो एक नहीं, हज़ारों किस्से हैं दिलीप साहब के जो फिर कभी आपको सुनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल आज का दिन तो बहुत मायूस करने वाला है, क्योंकि सुबह सुबह जो ख़बर मिली है हम सब के लिए बहुत दुख भरी ख़बर है। आप दुआ कर सकते हैं दिलीप साहब के लिए। आप सबसे गुजारिश है कि आप दुआ कीजिए कि दिलीप साहब को अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके अज़ाब को बख्शे, क़ब्र के अज़ाब को बख्शे, उन्हें जन्नत में आला मक़ाम अता करे। आप सब रखिए अपना ख़याल। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।